शुरू करते हैं। अच्छा उमर, you have been student in JNU since 2009 to 2018. It's a long time. And also, uh, you are student activist in the campus, very well-known student activist. And you have a vast experience of the campus politics, and also about how does the JNU administration works. Uh, Please tell me uh, about what has been happening in JNU since last 3-4 weeks. I mean, JNU protest. How do you understand this? देखिए, जैसे आपने बोला कि मैं 2009 में आया था, 2018 तक मैंने अपनी पीएचडी खत्म करी। मैंने एमए किया 2 साल, फिर 2 साल एमफिल किया और 5 साल का पीएचडी कोर्स होता है। तो मैंने 5 साल पीएचडी कोर्स किया, 8-9 साल मैं यहाँ रहा। मैंने इन 9 सालों में 3 वाइस चांसलर्स को देखा और इसके पिछले वाइस चांसलर को भी देखा है। इसके पिछले वाइस चांसलर के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है। बहुत सारे मुद्दों पे उनके साथ जाकर नेगोशिएट भी किया है, बहुत सारे मुद्दों पे उनकी मुखालफत भी करी है। लेकिन 2016 में जब ये वाइस चांसलर साहब 29 जनवरी 2016 को यहाँ आए, उसके बाद से ये विश्वविद्यालय विवादों से बाहर नहीं गया, कंट्रोवर्सीज के बाहर नहीं गया, कुछ ना कुछ होता गया। तो ऐसा नहीं है कि 9 फरवरी को कुछ हुआ था जिसके चलते ये कैंपस विवाद में आया और उसके बाद वो विवाद में ही रहा। असलियत ये है कि 29 जनवरी 2016 को जो हुआ था, इस इंसान को यहाँ भेजा गया था विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने के लिए, विश्वविद्यालयों को खत्म करने के लिए। और वो क्यों खत्म करना चाहेंगे इस विश्वविद्यालय को, ये भी समझना जरूरी है। मैं जो अभी 3 हफ्ते से चल रहा है उसको बाद में आता हूँ, पहले इस लार्जर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं। आरएसएस को, बीजेपी को ये यूनिवर्सिटी कभी पसंद नहीं है। ये बोल सकते हैं शायद उसको इस यूनिवर्सिटी का नाम पसंद नहीं, लेकिन नाम से ज्यादा जिस आइडियाज के लिए यूनिवर्सिटी खड़ा रहा है हमेशा से, उनकी विचारधारा के विरोध में रहा है। उनका जो पूरा बाजारीकरण का एजेंडा है कि शिक्षा को बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को बेच देना है। अगर आप आज देखें तो 60% जो हमारे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्राइवेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 75% जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर आप वहाँ का फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक आम आदमी वहाँ पढ़ना कितना मुश्किल होता है। अगर पढ़ता है तो वो लोन लेके पढ़ता है और लोन लेने के बाद वो जिंदगी के कई साल लोन चुकाने में ही लग जाते हैं उसको, और कितनी परेशानी आती है कि लाखों लाखों लोग देके लोग डॉक्टर बनते हैं, लोग इंजीनियर बनते हैं। जेएनयू वो आपको एक सपना देखने का एक जगह देता है कि जहाँ एक गरीब इंसान भी आके पढ़ सके और बिना किसी इस प्रेशर के कि आज मैंने कुछ लोन लिया है तो मुझे 20 साल तक इस लोन को चुकाना पड़ेगा, आप अपना भविष्य तय कर सकते हैं। ये चीज जो हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या जो देश की सरकार है, जिनको फंड करते हैं, उनको ये बात पसंद नहीं। उनको इस पूरे यूनिवर्सिटी में एक मार्केट दिखता है। उनको लगता है कि अगर इतनी बड़ी जगह में वो एक यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खड़े कर दें, तो कितना मुनाफा कमा सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी भी साउथ दिल्ली के बिल्कुल पॉश इलाके में लोकेटेड है। अगर यहाँ हॉस्टल्स को प्राइवेट लीज पे दे दिया जाए और उसका कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज शुरू कर दिए जाए जहाँ लाखों रुपया बच्चों को भरना पड़े तो कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन जेएनयू ने हमेशा एक बात को बोला है और यहाँ के छात्र आंदोलन ने हमेशा एक बात को बोला है कि शिक्षा कोई चीज नहीं है जिसको आप बाजार में जाके खरीदेंगे अपने पॉकेट के साइज के हिसाब से। शिक्षा एक अधिकार है जो हर नागरिक का अधिकार है, और इसीलिए वो हमेशा लड़ा है। लोग हमेशा जेएनयू और आईआईटी को कंपेयर करते हैं। जेएनयू और आईआईटी तकरीबन एक ही समय बने थे इस देश के अंदर। जब बने थे तो आईआईटी का फी और जेएनयू का फी बराबर था। आज आईआईटी का फी कितना ज्यादा बढ़ गया है, जेएनयू का फी आज भी कम है, अब बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। ऐसा क्या हुआ कि आईआईटी का फी बढ़ता गया और जेएनयू का फी नहीं बढ़? वाइस चांसलर या डायरेक्टर तो एक ही सरकार बना रही थी, बच्चे भी एक ही समाज से आ रहे थे, लेकिन यहाँ का जो स्टूडेंट मूवमेंट था उसने कभी बढ़ने नहीं दी। जैसे हम पिछले 3 हफ्ते से लड़ रहे हैं, ऐसे हम पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं कि अगर यहाँ की फीस बढ़ेगी तो वो तमाम लोग जो इस विश्वविद्यालय में आकर पढ़ पाते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। यही लड़ाई का दैट इज द सेंटर ऑफ द फाइट राइट नाउ। उन्होंने जेएनयू को बदनाम किया। जेएनयू को क्यों बदनाम किया? उन्होंने जेएनयू को इसलिए बदनाम किया कि वो जेएनयू को खत्म करके, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों को खत्म करके वो जियो यूनिवर्सिटी लाना चाहते हैं। अब जेएनयू का फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, जियो यूनिवर्सिटी अभी तक बनी नहीं है, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का टैग मिल गया है। उसका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज उसने सरकार को दिया है, उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज के हिसाब से वो सालाना 10 लाख रुपया बच्चों से लेगा। अब 10 लाख में कौन पढ़ पाएगा? मैं तो बहुत स्ट्रगलिंग परिवार से नहीं आता, लेकिन 10 लाख रुपए एनुअली मेरे परिवार भी नहीं दे पाते। तो यही उनकी कोशिश है कि जियो यूनिवर्सिटी का आइडिया जब तक इस समाज में नहीं आएगा, जब तक पब्लिक यूनिवर्सिटी बदनाम नहीं हो जाएगी। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी को बदनाम कैसे करेंगे? पब्लिक यूनिवर्सिटी को बोलिए कि पब्लिक यूनिवर्सिटी जेएनयू की तरह किसी काम की नहीं है, यहाँ सिर्फ राष्ट्र विरोधी लोग पढ़ते हैं,
यहाँ साल दर साल लोग पड़े रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं। और इससे अच्छा है कि टैक्स का पैसा ऐसे लोगों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए जेएनयू यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। फिर जेएनयू बंद होगा, जेएनयू बंद करके फिर जियो यूनिवर्सिटी आएगा जहाँ कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो ये जो जेएनयू के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, असलियत में जेएनयू के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं है, ये इस देश के गरीबों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है कि वो नहीं चाहते कि गरीब लोग आके यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर पाए, डॉक्टर बन पाए, एमफिल कर पाए, बीए एमए कर पाए। ये लड़ाई, और इसीलिए इस वाइस चांसलर को भेजा गया है कि आप एक के बाद एक क्या कुछ कंट्रोवर्सी बनाइए। वो कंट्रोवर्सी को हम जो अलग अलग न्यूज चैनल हैं जो सरकार की गुणगान गाते हैं, उन न्यूज चैनल को देंगे। वो न्यूज चैनल दिन ब दिन रोज उस कंट्रोवर्सी को चलाएंगे, समाज में एक ओपिनियन बनाएंगे जेएनयू के खिलाफ, और आप अंदर से जेएनयू को खत्म करने का पूरा साजिश रचने रही। यही लड़ाई। क्या कुछ मीडिया चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, ये परसेप्शन तैयार कर रहा है कि यूनिवर्सिटी का काम है प्राइमरीली नॉलेज प्रोडक्शन। स्टूडेंट का जो पॉलिटिक्स है वो अनप्रोडक्टिव है, तो स्टूडेंट को प्रोडक्टिव काम में रहना चाहिए। इसका मतलब नॉलेज प्रोडक्शन नहीं। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी के लिए प्रोडक्टिव नहीं। तो इसको आप कैसे समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पॉलिटिक्स अभी जो पिछले 3 हफ्ते से चल रहा है, पिछले 1 महीने से चल रहा है, पॉलिटिक्स तो कहीं और हो रही है। पॉलिटिक्स तो वो लोग कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं। पॉलिटिक्स तो वो लोग कर रहे हैं जो यहाँ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं। हम लोग तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज ये फी हाइक वापस नहीं ली जाती तो तकरीबन आधे बच्चे 40% से ज्यादा ही होंगे जिनको यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना पड़ेगा। अब अगर पॉलिटिक्स के चलते हमारा देश में हमेशा हर साल बजट में एजुकेशन सेक्टर में कटौती होगी, फिर हमको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि जब इतने पॉलिटिकल डिसीजंस जो पार्लियामेंट में बैठ के लिए जाते हैं या कहीं और बैठ के लिए जाते हैं, जिसके चलते आपकी और मेरी जिंदगी बदल जाती है, हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, तो इस पॉलिटिक्स को हमको समझना हमारे नॉलेज प्रोडक्शन का काम ही है। नॉलेज क्या है? नॉलेज है कि सत्ता कैसे काम करती है, इसका नॉलेज प्राप्त करें। सोशल साइंस में हमको यही सिखाया गया है। जब हम सोशल साइंस पढ़े और सोशल साइंस में जाना, हमने देखा किस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति हमारे देश के लोकतंत्र को कब्जा के रखे हैं। आज आप देख लीजिए, अगर आप शिक्षा से अलग भी हट के दूसरी चीजें को देखेंगे, अभी महाराष्ट्र के अंदर पिछले 1 डेढ़ महीने से एक सरकार बनने को लेकर क्या कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने जाके वोट दिया था उनका वोट कोई मायने ही नहीं रखता। अब ये मायने रखेगा कि किसके पास कितना पैसा है, कौन कितने एमएलए को खरीद सकता है। और यही चीज हमको हमारे सोशल साइंस की पढ़ाई ने सिखाया है कि धन और बाहुबल का प्रयोग से लोकतंत्र को कैसे हाईजैक कर लिया जाता है। अब वही लोग जो हजारों करोड़ रुपए देके एमएलए खरीद रहे हैं, अगर वही लोग जब सत्ता में बैठते हैं और हर साल बजट की कटौती करते हैं, एजुकेशन को लेकर आंकड़ों के साथ बात करते हैं। 2014 में जब ये सरकार आई थी तो ये 6% बजट उस समय शिक्षा को दिया जाता, आज वो घट के 3% हो गया है। इस साल जब निर्मला सीतारमन ने बजट लेकर आई तो यूजीसी में जो यूजीसी जो बॉडी है जो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को फंड करता है, यूजीसी के फंड्स में 2% से ज्यादा कटौती करी गई। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज को इंस्टीट्यूट फंड करता है, उसके बजट में तकरीबन 5% से ज्यादा कटौती करी गई। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो साइंस के बच्चों को दी जाती है उसमें कटौती करी गई। और फेलोशिप जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव बैकग्राउंड के बच्चों के लिए करी जाती है उसमें कटौती करी गई। यूनिवर्सिटी छोड़िए, मिड डे मील की जो सरकारी स्कूलों में मिलता है, गरीब बच्चे ना पढ़ते उस तक में कटौती करी। अब जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो ये राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, तो फिर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी राजनीति जिनमें बहुत पॉपुलर नारा है, when politics decides your future you have to decide what your politics should be. When politics decides the fee structure of your university, when politics decides who will become your vice chancellor, forget university. When politics decide कि दाल का क्या दाम होगा, रोटी का क्या दाम होगा, तो आपकी जिम्मेदारी है एक जागरूक नागरिक के बतौर, जेएनयू के छात्र छोड़ दीजिए, कि आप समझें कि इस सब के पीछे कौन लोग काम करें। जेएनयू की पढ़ाई ने हमको जागरूक बनाया है। उनको पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम नहीं, उनको सवाल करने वाली पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम। अगर सरकार को स्टूडेंट पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम होती, अगर है, सरकार को एबीवीपी को बंद कर देना चाहिए। एबीवीपी भी तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही करता है। एबीवीपी से तो नरेंद्र मोदी पहले जुड़े हुए थे जब वो छात्र थे। एबीवीपी से ही तो अरुण जेटली भी निकल कर आए थे, दूसरों के प्रेसिडेंट बने थे। वेंकैया नायडू एबीवीपी से निकल कर आए थे। इतने तमाम बीजेपी के लीडर हैं जो एबीवीपी से निकलकर आज जो बीजेपी में है वो एबीवीपी से निकल कर आए थे, और अभी जो एबीवीपी में है कल को बीजेपी से निकल कर आएंगे। तो उनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम होती तो ये प्रचार एबीवीपी के खिलाफ होता, लेकिन एबीवीपी के खिलाफ तो नहीं है। ये प्रचार तो उन लोगों के खिलाफ है जो उनसे सवाल पूछते हैं। तो उनको राजनीति से प्रॉब्लम नहीं है, उनको सवालों करने वाली राजनीति से प्रॉब्लम है। उनको जो राजनीतिक तौर पर जागरूक नागरिक है
उनसे प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री साहब को और इस सरकार को सवाल पूछने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, और ये सिर्फ छात्र नहीं। अब देख लीजिए पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, अभी तो फिर से बन चुके हैं, एक बार भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं करी है, एक बार भी सवाल नहीं लिया है। जब वो किसी मीडिया हाउस में सवाल लेने आते भी हैं तो वो किस प्रकार के स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज देते हैं, हम सबके सामने है। तो उनको सवालों से प्रॉब्लम है, और जेएनयू हमको सवाल करना सिखाता है। और ये कोई भी विश्वविद्यालय का जिम्मेदारी है। आज वो विश्वविद्यालय में जो बजट की कटौती कर रहे हैं, ये सब राजनीतिक फैसले हैं। तो हमको ये सब समझना पड़ेगा। जब वो बजट की कटौती कर रहे हैं तो उनका ये भी उद्देश्य है कि अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं रहेंगी तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो जागरूक नहीं बन पाएंगे, जागरूक नहीं बन पाएंगे तो हमसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो ये समस्या है। अच्छा, और एक जैसे 2 दिन पहले यहाँ जो जेएनयूएसयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, कुछ मीडिया का लोग बोल रहा है और टीवी चैनल में भी कि जेएनयू स्टूडेंट्स इन द नेम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते में सड़क पे उतरकर वायलेंट वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस यूनिवर्सिटी में 9 साल रहा। इससे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। मैंने दोनों यूनिवर्सिटीज को देखा, और मैंने ये देखा कि जेएनयू कितना पीसफुल कैंपस है। उसके मुकाबले में अगर मैं पिछली विश्वविद्यालय का कंपैरिजन करूं, जब वहां के स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होते थे तो हम लोग उन दिनों कॉलेज जाना पसंद नहीं करते थे, एक आम छात्र के बतौर, क्योंकि बहुत गुंडागर्दी होती थी, मारपीट होती थी, शराब बांटी जाती थी। जो कुछ हमारे राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उस समय होता था। आई थिंक अभी भी होता है। लेकिन जेएनयू आने के बाद हमने पॉलिटिक्स का एक नया चेहरा देखा, एक यूनिवर्सिटी स्पेस का नया चेहरा देखा। कभी भी जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में या स्टूडेंट यूनियन में कभी भी कोई वायलेंस नहीं होता है। और ये बात मैं नहीं, पिछले सरकार के अंदर एक रिपोर्ट बनी थी, लिंगडो कमेटी रिपोर्ट। उस लिंगडो कमेटी रिपोर्ट ने अपने रिपोर्ट में ये बोला था कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन इज अ मॉडल यूनियन विच शुड बी रेप्लिकेटेड। ये मॉडल यूनियन है जिसको अलग अलग विश्वविद्यालय में होना चाहिए, जहां मनी और मसल पावर का कोई यूज नहीं होता। चलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स हटा देते हैं। जेएनयू इतना सेफ कैंपस है कि दिन के किसी भी वक्त महिलाएं यूनिवर्सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक अकेले जा सकती हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। कितनी जगह है हमारे देश में जहां महिलाओं को इस किस्म की आजादी है? मुश्किल से कोई जगह है। रात में भी कितनी अनसेफ हमारे पूरा देश बन गया है महिलाओं के लिए, खासतौर से दिल्ली, जिसमें इतने सारे घिनौने अपराध, बलात्कार से लेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट, सारी घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन अभी भी जेएनयू एक ऐसा कैंपस है जहां सबसे पीसफुल कैंपस है। तो जेएनयू स्टूडेंट्स का कभी भी कोई वायलेंस का इतिहास कभी नहीं रहा। मैं तो बोलूंगा पिछले 3 साल से अगर वायलेंस कहीं हो रहा है तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर हो रहा है। चाहे वो मुकदमे लगा के जेल में भरना हो, चाहे उन पर रोज इंक्वायरी बिठाना हो, चाहे नजीब अहमद के साथ जो हुआ सबने देखा, 22 लोगों ने टेस्टिमनी दी कि एक जेएनयू के स्टूडेंट को पीटा गया, जान से मारने की धमकी दी गई, उसके बाद अगले दिन वो गायब हो गए, गायब करा दिए गए। 3 साल तक सीबीआई कुछ पता नहीं लगा पाई, और आज वो इसको बंद करना चाह रही है। या अगर पिछले 1 महीने का भी ले तो वायलेंस किस तरफ से हुआ है? खून किसका निकला है? पैर किसका टूटा है? हाथ में किसके प्लास्टर लगा हुआ है? एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट को जिसका वीडियो सामने है, उसको किसने मारा है? वो तो किसी को नहीं मार रहा था। ये सारी चीज तो वीडियोस में है। तो हमको प्रोवोक किया जा रहा है, हम पे हमले किए जा रहे हैं, उसके बावजूद स्टूडेंट्स इतना संयम बनाए हुए हैं कि वो पलट के कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने पलट की एक भी गलती करी, जितने मीडिया चैनल हैं ये वेट कर रहे हैं कि हम एक गलती कर दें, उस एक गलती के लेके ये पूरे यूनिवर्सिटी को, पूरे हमारे मूवमेंट को, पूरे उसको बदनाम कर देंगे। और हमने जो जो डिमांड उठाए हैं पिछले 1 महीने में कि 40% बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके 12,000 रुपए से कम उनकी आमदनी है उनके परिवार की, तो वो जब 8,000 रुपए बढ़ाई जाएगी फीस, वो 8,000 रुपए नहीं दे पाएंगे। और आप खुद सोचिए, अगर एक परिवार 12,000 रुपए कमाता हो और 8,000 रुपए सिर्फ हॉस्टल चार्जेस है, उसके बाद महीने के और भी चार्जेस होते हैं, आपको किताबें खरीदनी होती है, आपको रीडिंग खरीदनी होती है, रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, तो आप लगा लीजिए 8 8 तकरीबन 16,000 मिनिमम आपका खर्चा होगा। अगर 12,000 छोड़िए, अगर किसी का 22,000 भी किसी के पिताजी की आमदनी है या माता जी की आमदनी है, क्या वो 16,000 रुपए सिर्फ अपने एक बच्चे की पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं? उनके भी और महीने के खर्चे हैं, उनके और बच्चे भी हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई भी हो सकती है। तो कोशिश है कि कुछ लोगों को बाहर भेजने की। हम वैंडलिज्म नहीं कर रहे हैं, हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस के लिए नहीं, जो फ्यूचर में यूनिवर्सिटी में कदम रखेंगे। ये फी हाइक जाती है तो अभी के बच्चे बाहर सिर्फ नहीं जाएंगे, बाहर के यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद हो जाएंगे कि बाहर से भी गरीब लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। उमर,
तो देखा, जैसे मैंने भी देखा, अ, इस बार जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है जेएनयू में, they are very successfully connected with the outside people, specifically a larger portion of the civil society and many of the parliamentarians and many concerned citizens. Uh, how how this protest connected with a larger section of the society? मैं बोलूंगा ये प्रोटेस्ट एक आम आदमी से कनेक्शन में इसने बिठा लिया है। हमने पिछले 3 साल में एक शब्द बहुत सुना है, जो अभी फिर से सुन रहे हैं मीडिया के अंदर, टैक्स पेयर्स मनी। या आप टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं, आप टैक्स पेयर्स मनी से पढ़ते हैं। तो आप बताइए, टैक्स का पैसा किसका पैसा होता है? टैक्स का पैसा तो हमारा ही पैसा होता है। हमारे घर वाले काम करते हैं, उनको आमदनी मिलती है, वो लोग टैक्स भरते हैं। जो लोग जिनका इनकम टैक्सेबल भी नहीं है, वो भी लोग टैक्स भरते हैं। हम और आप भी टैक्स भरते हैं। अगर कोई एक छोटी सी भी चीज खरीदते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स उस पर लगता है। अगर हम नमक भी खरीदते हैं, पेन भी खरीदते हैं, कॉफी भी खरीदते हैं, तो हम तमाम लोग टैक्स भरते हैं। जब एक आम आदमी टैक्स भरता है सरकार को, तो वो क्या उम्मीद करता है सरकार से रिटर्न? वो यही उम्मीद करता है कि सरकार शिक्षा के संस्थान खोले, कि हम अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेज पाए। वो चाहता है कि सरकार अस्पताल खोले, कि अगर को हमारे परिवार में किसी की हालत तबीयत खराब हुई तो हम जाके इलाज करा पाए, अच्छी सड़कें हो, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। तो आज जब ये टैक्स पेयर मनी का पिछले 3 साल से प्रोपागेंडा चल रहा है, आज जेएनयू के स्टूडेंट ने इफेक्टिवली इस बात को कम्युनिकेट किया है कि हम उस एक आम टैक्स पेयर के लिए लड़ रहे हैं, कि उस आम टैक्स पेयर जब टैक्स भरे तो बदले में उसको सरकार की तरफ से शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। हमें ये ना देखने को मिले कि हमारे पैसे से चारों तरफ हजारों करोड़ों का रूलिंग पार्टी सिर्फ एडवर्टीजमेंट निकाल रही है। हम ये ना देखें कि हमारी जेब से पैसा निकाल के 3,000 रुपए का एक पुतला बना दिया गया। हम ये ना देखें कि हमारी जेब से पैसा निकाल के कुछ उद्योगपतियों की जेब में डाला जा रहा है। आप खुद देखिए, ये जो टैक्स पेयर्स मनी और ये शब्दों का खेल कितने अच्छे से खेला जाता है। जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को टैक्स माफ किया जाता है, तो ये बोला जाता है कि ये बिजनेस करने का एक इंसेंटिव है, जिससे इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। और जब टैक्स का पैसा शिक्षा में लगाया जाता है, तो बोला जाता है ये सब्सिडी है, जिसके चलते हमारा जो रेवेन्यू का बहुत लॉस हो रहा है, बहुत वेस्ट हो रहा है, इसलिए सब्सिडी को हटा देना चाहिए, गरीबों की सब्सिडी को। और इधर के टैक्स को इंसेंटिव बोला जाता है। अभी 2 महीने पहले निर्मला सीतारमन ने एक पॉलिसी अनाउंस किया कि कॉर्पोरेट को टैक्स में कटौती मिलेगी। अब उनका टैक्स कम कर दिया गया, और बहुत वाहवाही हुई मीडिया में वन सेकेंड कि कितना अच्छा मूव है, इसके चलते हमारी इकोनॉमी जो गिर रही है आज, इसके इस मास्टर स्ट्रोक के चलते हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। अब उनका टैक्स जो कम किया गया है, उसके चलते हर साल हमारे देश की इकोनॉमी को 1.5 लाख करोड़ रुपया तकरीबन नुकसान होगा। लेकिन इसको वेस्ट नहीं बोला जा रहा, इसको बर्डन नहीं बोला जा रहा, इसको इंसेंटिव बोला जा रहा है। इसको बोला जा रहा है ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। इस चीज को भी अगर हम इंटरोगेट करें कि सही में इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, कि आज अगर कुछ बड़े बड़े उद्योगपति आके नया प्लांट लगा ले, मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ियों का प्लांट लगा ले। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है। वो कोलैप्स क्यों हो रही है? कि लोगों के पास खरीदने के लिए जेब में पैसा नहीं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि मिलेनियल लोग ओला उबर लेते हैं, इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है। ये बात सच नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है, सेविंग्स नहीं है जेब में, इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है, कोई भी इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है। जेब में पैसा कैसे बचेगा, सेविंग्स कैसे बचेगा? जब आपको शिक्षा पे खर्च ना करना पड़े, जब आपको हेल्थ पे खर्च ना करना पड़े। तो ये इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आपको लाखों का बिल ना भरना पड़े। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका बेहतर होगा, तो ये जो कुछ पब्लिक गुड्स हैं, अगर आप इनको सब्सिडाइज करेंगे, तो इससे लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी। सेविंग्स बढ़ेंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा नौकरियां बनेंगी। कॉर्पोरेट घरानों का टैक्स कम करने से इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, शिक्षा में खर्च करने से इकोनॉमी बूस्ट होगी। और इसी वजह से जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जितने भी यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो तमाम जगहों पे शिक्षा फ्री है, मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है। और उन्हीं देशों में वहां की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। तो शिक्षा पे पैसा खर्च करना कभी भी वेस्ट नहीं होता। शिक्षा में पैसा खर्च करना एक इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे पूरी ओवरऑल सोसाइटी को, ओवरऑल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। लेकिन आज हमारे देश में इकोनॉमी कोलैप्स कर रहा है, देश में नौकरियां नहीं, देश में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद क्या हुआ? जब इस दौर में जेएनयू बात कर रहा है कि एक आम आदमी को पढ़ने का अधिकार है, और हमारे एजुकेशन का सवाल को मुख्य सियासी सवाल हमको बनाना पड़ेगा। जब आज पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, तो ये जरूरी है कि ये सवाल जेएनयू से लेकर दिल्ली की सड़कों पर आए, दिल्ली की सड़कों से लेकर पार्लियामेंट के अंदर जाए, ये सवाल उठे
कि क्यों आप हर साल टैक्स में कटौती कर, बजट में कटौती करते हैं एजुकेशन को लेके। ये चीज हमको बोलनी पड़ेगी, क्योंकि हम तमाम लोगों के लिए कंसर्न है, और इसीलिए जो तमाम लोग हैं वो जेएनयू के साथ जुड़े हुए हैं, जेएनयू को एक उम्मीद की नजर से देखते हैं। क्या उमर, तुमने देखा है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में जो वॉल पे, दरवाजा पे जो लिखा गया पिछले कुछ दिनों में, जो यहाँ का जो आम स्टूडेंट है सबने लिखा है। ये कोई ऑफिस भी आ रहा, ये एक्टिविस्ट का काम नहीं है, बट इसको मीडिया दिखा रहा है दिस इज नथिंग बट वैंडलिज्म। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बोलूंगा, अगर किसी ने वैंडलिज्म इस यूनिवर्सिटी में किया है तो वो यहाँ के वाइस चांसलर है। इन्होंने इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन पॉलिसी का वैंडलिज्म किया है। पहले हमारी यूनिवर्सिटी में कितना अच्छा सिस्टम होता था, डेप्रीवेशन पॉइंट्स बोलते, जिसके चलते, और ये बहुत लोगों को पता नहीं है, तो ये बताने की भी बहुत जरूरत है, जिसके चलते अगर आप पिछड़े इलाकों से आते थे, आप ऐसे इलाकों से आते थे जहाँ कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, तो आपको एंट्रेंस में एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते थे, 3 नंबर या 5 नंबर एक्स्ट्रा, ताकि आप compete कर पाए बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई के शहरों जैसे आने वाले बच्चों से, जिनको बचपन से अच्छे स्कूलों में का पूरी फैसिलिटी मिली है या अच्छे कॉलेजेस की फैसिलिटी मिली है। तो कोई कालाहांडी से आए, कोई विदर्भ से आए, कोई किसान का बच्चा हो, तो उसको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते थे कि वो compete कर पाए और वो यूनिवर्सिटी में आ पाए। महिलाओं को डेप्रीवेशन पॉइंट मिलते थे 5 नंबर के, महिलाएं आ पाए। उसके चलते हमारे यूनिवर्सिटी में ज्यादा महिलाएं भी। अगर आप अब देखेंगे तो उस इतनी अच्छी पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। किसने वैंडलाइज किया? पूरे एडमिशन पॉलिसी को आपने वैंडलाइज कर दिया। आपने गरीबों के लिए ऑलरेडी पिछले 3 साल में कई सारे लोगों के लिए इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया, तो आपने वैंडलिज्म किया है। आपने हर एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो रिजर्वेशन सोशल जस्टिस का पॉलिसी है, आपने उसको वैंडलाइज कर दिया है। और वो सब छोड़िए, पिछले 3 साल में ये वाइस चांसलर या एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के बीच में 200 से ऊपर मुकदमे कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। बात टैक्स पेयर मनी का होता है, तो पिछले सवाल पर अगर मैं वापस आऊँ, आप जब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने ही छात्रों के खिलाफ केस लड़ता है कोर्ट में, तो लॉयर की फीस कौन देता है? आप टैक्स के पैसे से उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये सब कर रहे हैं, आप कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से हर कोई इस वाइस चांसलर का विरोध कर रहा है, इंक्लूडिंग एबीवीपी। मतलब एक भी स्टूडेंट नहीं है जो वाइस चांसलर के इस पॉलिसी का समर्थन करके आम सामने आया हो। उसके बाद भी वाइस चांसलर अगर एक बार भी अपने स्टूडेंट से बात नहीं करे, फिर तो वाइस चांसलर जिम्मेदार है ना जो कुछ हुआ। अब जब आप बात नहीं करेंगे तो लोग फिर लिख के आपको बात सुनाएंगे, और वो लिख के ही बात सुनाएंगे लोगों ने। तो थैंक यू उमर खालिद।